दोस्तों नमस्ते, आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक। दोस्तों आज की अपनी यह क्लास की अभिप्रेरणात्मक क्लास रहेगी, क्योंकि स्किनर महोदय ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। दोस्तों मैं इन पंक्तियों द्वारा अपनी इस क्लास की आज मैं शुरुआत करूंगा। कमजोर होते हैं वह लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। दोस्तों अपनी यह क्लास मोटिवेशनल रहेगी, अभिप्रेरणात्मक रहेगी। स्किनर महोदय ने कहा था, स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर महोदय, उन्होंने कहा था अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा मोटिवेशनल, अधिगम यानी सीखना, लर्निंग का एक रास्ता है। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अभिप्रेरणात्मक जो अनुभव हैं, जो मैंने पुस्तकें पढ़ी और मैंने जो मोटिवेशनल स्पीकरों के द्वारा जो सुना, उसका पूरा निचोड़ मैं अपनी इस क्लास में रखूंगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अपनी इस क्लास द्वारा ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अंत तक अपनी इस क्लास में बने रहना। मैंने इसमें मेरे जीवन के जो पूरे अनुभव हैं मैं आपको बताऊंगा, अभिप्रेरित करूंगा। मैं एक महान फिलोसोफर कोपीमर हुए, उनका मैं उदाहरण लेके मैं आगे बढ़ूंगा। एक महान फिलोसोफर हुए कोपीमर, उन्होंने 6000 पुस्तकें पढ़ी। एक महान फिलोसोफर हुए कोपीमर, उन्होंने 6000 पुस्तकें पढ़ी और इन 6000 पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्होंने सफलता के 1000 सिद्धांत बताए। मैं फिर बोल, जिससे व्यक्ति सफल हो सकता है। और एक दिन कोपीमर को एक पत्रकार ने पूछा कि कोपीमर साहब, इन जो प्रत्येक व्यक्ति आपके इस 1000 सिद्धांतों को पढ़ नहीं सकता, इतना समय नहीं है, तो आप एक संक्षिप्त में उसकी सारगर्भिक रूप से आप उसका एक निचोड़ बताओ, कि एक लाइन बता दो कि उसके द्वारा सब व्यक्ति सफल हो सके। तो कोपीमर महोदय ने कहा कि इसका मैं निचोड़ बताऊंगा कि जो भी सफलतम व्यक्ति हुए, जो पहले सफल हो चुके हैं, उनको देखो। जो भी सफलतम व्यक्ति हो गए हैं, उन्होंने क्या, उनके पास जाओ, बैठो, बात करो और उन्होंने जिन जिन चीजों को अपनाया है उन चीजों को अपनाओ, उन चीजों पे कार्य करो और आप सफल हो जाओ। उन्होंने एक सामान्य शब्दों में बताया, क्योंकि आप पर प्रयोग करने जाओगे तो पूरी जिंदगी समय कम रहेगा। अगर आप पर प्रयोग करने जाओ तो वह, क्योंकि समय कम है, आप वो नहीं कर पाओगे। तो आप एक सफलतम व्यक्ति को देखो, एक सफलतम व्यक्ति के पास जाओ और उस सफलतम व्यक्ति से चर्चा करो। आप कितना घंटे पढ़े, आपने कैसे तैयारी की, आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, आप किन किन चीज़ों से दूर रहे ना, आपने कितने महीने तैयारी करी, पूछो, वो आपको बताएगा। फिर उनके ऊपर आप कार्य करो, आप सफल हो जाओ। ये सामान्य फंडा है सफल होने का, ये सामान्य चीज़ है सफल होने की। मोटिवेशनल बातें बताऊंगा जो आपको अभिप्रेरित करेगी, जरूर अभिप्रेरित करेगी। ये विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कक्षा 1 से आपने शुरुआत की थी पढ़ाई की, और उस कक्षा 1 से कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और उसके बाद आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद की पढ़ाई पूरी की। तो आपके माता पिता ने किन विकट परिस्थितियों में आपको पढ़ाया, किन विकट परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और आपको पढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए।
कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ के आगे बढ़ेंगे, किन विकट हालातों में आपको पढ़ाया। और आपका ये दायित्व बनता है कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्होंने जो आपके लिए मदद की, उन्होंने जो आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराया, आपको पढ़ाया, और आप उनका परिणाम क्या दे रहे हो। तो आपको ये होना चाहिए कि मैंने इतने वर्षों तक पढ़ाई की, मैंने इतना जीवन का इतना समय जाया कर दिया, और मेरे को हर हाल में सफल होना है। वो सफलता आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, स्टार्टअप शुरू करके बन जाओ, और वह आप एक सरकारी सेवा में जाकर वो सफल हो जाओ, तो आपकी पढ़ाई सार्थक रहेगी। तो आपको सोचना होगा कि मैंने इतने वर्ष जाया कर दिए, मैंने 15 वर्ष पढ़ाई में दे दिए, मैंने 18 वर्ष पढ़ाई के में दे दिए, और आज मैं सफलता नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, क्यों। तो आप उसको देखिए और उस पर काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब मैं एक एक करके बात बताऊंगा कि आपको ये पहली बात तो मैंने बताई कि आप इतने लंबे समय तक पढ़े हो, तो उस पढ़ाई का आपको फ़ायदा तब होगा, उस पढ़ाई का फ़ायदा तब होगा जब आप एक अच्छा परिणाम लेके आएंगे, नहीं तो वो पढ़ाई जीरो हो जाएगी, है ना। हालांकि ज्ञान है, आपने सीखा है, वो आपके पास है, लेकिन जब आप उस ज्ञान का प्रयोग आपके जीवन में निखार के रूप में, आप सफल होने के रूप में जब वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, तब तक आप उसका इतना फायदा नहीं है। तो आपको इस बात को ध्यान रखनी पड़ेगी, और उसको आपको एहसास होना चाहिए कि नहीं यार, मैंने इतने समय दिए पढ़ने के लिए, तो मैं क्यों ना 6 महीना जान लगा के पढूं और मैं सफल हो जाऊं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं दूसरी बात बोलूँगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पढ़ाई बोझ लगती है, कठिन लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इस पढ़ाई द्वारा सबसे अधिक फायदा किसको होगा, आप गौर करिए। इस पढ़ाई द्वारा सबसे अधिक फायदा आप स्वयं को होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन का किरदार निभाने के लिए, गुजारा करने के लिए हर व्यक्ति को कार्य करने पड़ते हैं। वो संभवतः 25-30 साल बाद वो कार्य करने पड़ते हैं। अगर आप भी सफल नहीं हुए तो आपको भी कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के लिए पढ़ाई करनी है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो कितनी दुखद बात है, कितनी दुखदायी बात है। वो भी आप भार समझते हो, नहीं, आप खुद के लिए पढ़ना है, खुद के जीवन के लिए पढ़ना है, तो आपको दिल लगा के पढ़ना होगा, कठोर मेहनत करनी होगी। तो अभिप्रेरित करने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों, एक एक करके मैं कुछ जो बिंदु हैं इन पे मैं आपको अभिप्रेरित करने का प्रयास करूंगा। एक शांति का समय, शांति काल है, शांति काल का समय, जैसे कि आप पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है। जो शांति काल का समय होता है विद्यार्थी जीवन, और विद्यार्थी जीवन आपका खत्म होता है 20-21 साल के आसपास। उसके बाद 3-4-5 साल और मिलते हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद, 30 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य में जुड़ना होता है ना, अपने जीवन के लिए, गुजारा करने के लिए किसी न किसी कार्य के लिए जुड़ना पड़ता है। लेकिन आपका विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थी जीवन के बाद 5 से 8 साल जो आपके शांति का समय होता है, उस समय में आपके पास कोई जिम्मेदारियां इतनी नहीं होती है कि उस समय का उपयोग आप पढ़ने में कीजिए। उस समय का अपने सदुपयोग कर लिया। जिस विद्यार्थी ने सदुपयोग कर लिया, तो वह फिर जिंदगी का कठिन समय शुरू होगा, क्योंकि कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। आप सफल नहीं हुए तो आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो जिस विद्यार्थी ने जो शांति का समय है, जो 25 साल के आसपास का, उस समय का उपयोग उसने सदुपयोग कर लिया, तो वो जिंदगी का जब कठिन दौर होगा तो उसमें वो सुकून से रहेगा। और जिस विद्यार्थी ने जो शांति का समय है 25 से 28 साल की उम्र तक का, है ना, अमूमन मैं 25 से 28 साल तक की उम्र का मानता हूँ, और उस शांति का समय उसने जाया कर दिया, भविष्य का नहीं ध्यान रखा, उसने जाया कर दिया, तो वह ताउम्र कठोर संघर्ष में उसको जीवन गुजारना पड़ेगा। एक विद्यार्थी जो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, वो कैसे परिवर्तन
ला सकता है। मैं एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा। एक विद्यार्थी जो 22 साल की उम्र का है, वो आंखें बंद करा और लाइब्रेरी में बैठा है, वो विचार करता है कि मैंने कठोर मेहनत कर दी और कठिन मेहनत करी, मैंने पढ़ाई की, तो मैं 32 साल की उम्र में इस किरदार में रहूँगा, मैं 27 साल में इस किरदार में रहूँगा। नहीं, मैं कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है जिसकी अभी भर्तियों का कुंभ है, यानी लाखों भर्तियां खुली हुई है, कुंभ में कोई भी डुबकी लगा सकता है। उसी प्रकार जिसको भी सरकारी नौकरी लेनी जिसको भी सरकारी सेवा में जाना है, वो जा सकता है। लाखों भर्तियां राजस्थान सरकार में खुली है। 7 दिन में इतनी भर्तियां खुलना मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। कुछ जो भर्तियां बाकी है, पटवारी की, वीडियो की, कांस्टेबल की और अन्य डिपार्टमेंट की जो वैकेंसियां बाकी है, वह भी मार्च के पहले तक खुल जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च तक खुल जाएगी। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां एक साथ खुलना मैंने कभी नहीं देखा और मुझे कभी नहीं लगता कि इतनी एक साथ भर्तियां आने वाले समय में राजस्थान में खुलेगी। तो यह भर्तियों का कुंभ है। तो जो व्यक्ति जिसकी भी तैयारी करेगा उसमें वो चयन ले लेगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करेगा स्पेशल, उसमें चयन ले लेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करेगा, यानी लाखों भर्तियां हैं। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप यदि अभी जो शांति का समय है, अभी कोई विकट परिस्थिति का समय नहीं है ना, आपने कठोर मेहनत की तो असफल हो जाओगे। आप देखो कि मैं अभी दिसंबर 2024 में हूँ और मेरी भर्ती परीक्षा, जैसे कि परीक्षा का ऐलान हो चुका है। मई में पटवारी भर्ती परीक्षा है, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, उसके बाद रीट का भी ऐलान हो चुका है। रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा भी होगी। आरपीएससी द्वारा भी सीनियर टीचर और स्कूल लेक्चरर की तिथियों का ऐलान हो जाएगा। उसके अलावा चतुर्श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा है सितंबर में। तो मैं अभी दिसंबर 2024 में, आंखें बंद करके आप सोचो, दिसंबर 2024 में हूं, है ना। आज 25 दिसंबर 2024 है। तो मैं 25 दिसंबर 2025 मेरे 25 दिसंबर 2025 मेरे प्रश्न पत्र हो जाएगा और उसके बाद मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, जीवन का मेरा किरदार चेंज हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थी को मैं कहूंगा कि आप कठोर मेहनत कीजिए, जान लगा के पढ़िए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं प्रिय विद्यार्थियों में कहना चाहूंगा कि आपके परिवार में 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है और आपके परिवार में अंधेरा है, आपकी परिवार में अंधियारा है, आपकी परिवार विकट हालातों से लड़ रहा है, लेकिन आप उस परिवार में पढ़ गए, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली और आप सफल हो गए, तो उस परिवार का अंधेरा है वो छट जाएगा और उजाला, आपके परिवार में रोशनी की किरण खिल जाएगी। वह रोशनी की किरण, मेरा मानना है, वह रोशनी की किरण एक बार आपके परिवार में आ गई, एक बार आपके परिवार का आपने दीपक जला दिया, आप सफल हो गए जीवन में, तो वह फिर कभी बुझने वाला नहीं है। तो 3 या 4 पीढ़ी का अंधेरा है, उसको अंधेरे को हटा दो, उस अंधेरे को हटा दो और वहां दीपक आप प्रकाश जला दो, तो आपको जमाना मिसाल देगा। नहीं, इसके 3 या 4 पीढ़ी में इसके पिताजी नहीं पढ़े थे, इनके दादाजी नहीं पढ़े थे, लेकिन ये बंदा पढ़ा और ये विद्यार्थी पढ़ा और सफल हो गया, तो आपको जमाना मिसाल देगा। ऐसा काम करो। यह मैंने बात बताई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब बात करूंगा दशा और दिशा की, है ना। तो मैं बात करूंगा दशा का मतलब कंडीशन, है ना। तो आपके परिवार की हालत माली है, आर्थिक रूप से आप जूझ रहे हो, आपके पास आर्थिक संसाधन, आर्थिक रूप से आप विकट हालातों से सामना कर रहे हो, तो यही एक परीक्षा है जिसके द्वारा आप सफल हो सकते हो। नहीं तो आपको पग पग विकट हालातों का सामना करना पड़ेगा, आपको निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। अब यही प्रतियोगी परीक्षा है, इसको उत्तीर्ण करो
और आप सफल हो और आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, तो आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, मजबूत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप आर्थिक रूप से जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हो उससे आप निकल सकते हो। पहली चीज मैंने दशा की बात करी, अब दिशा, डायरेक्शन की बात करूं। प्रिय विद्यार्थियों, दिशा की बात करूंगा। आपके दादाजी खेती का कार्य करते थे, आपके पिताजी खेती का कार्य करते हैं, एक दूसरे विद्यार्थी के पिताजी टेम्पो चलाते हैं, एक तीसरे विद्यार्थी के पिताजी होटल चाय की गुमटी पे चाय बेचने का कार्य करते हैं, एक अन्य विद्यार्थी के माता पिता मजदूरी का कार्य करते हैं, एक अन्य विद्यार्थी के माता पिता दिहाड़ी का कार्य करते हैं, दिन का ही कार्य करते हैं, एक दूसरे विद्यार्थी के माता पिता विकट हालातों के लिए अपने लड़के को पढ़ाने के लिए वो मजदूरी के कार्य करने के लिए दूर कमाने गए हैं, भले वो फॉरेन गए हैं, भले वो विदेश गए हैं, भले वो कुवैत गए हैं, भले वो अहमदाबाद गए हैं, भले वो मुंबई गए हैं, वो दूर कार्य करने के लिए गए हैं। उनके अरमान, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं वो अपने बेटे के प्रति, अपने लड़के के प्रति, अपनी लड़की के प्रति वो पढ़ेगी और मेरा गौरव बढ़ाएगी, तो वो विकट हालातों से लड़ते हैं और पढ़ाई के लिए पूरा खर्च करते हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी उसको एहसास होता है कि नहीं, मेरे पिताजी इतनी विकट हालातों का सामना कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मैं क्यों जान लगा के नहीं पढ़ूं, मैं क्यों उनके अरमानों को पूरा नहीं करूं, मैं क्यों फिर इनमें जूझता रहूं गंदी आदतों में, है ना। तो आपको इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा, है ना। और आगे और मैं बिंदुओं की मैं बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जो दिशा थी ये उनकी ये दिशा थी, है ना। तो वो उस दिशा को आप पढ़ाई के द्वारा बदल सकते हो। आपके पिताजी टेम्पो चलाते हैं, तो आप आप पढ़ गए, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर गई, तो आप सीनियर टीचर बन जाओगे। आप अध्यापक के रूप में आपका जो पूरे परिवार का डायरेक्शन इस तरफ था, दादाजी खेती कर रहे थे, पिताजी खेती कर रहे थे और आप अध्यापक बन गए, तो आपकी दिशा चेंज हो जाएगी, उस परिवार की दिशा चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप दिशा को बदल सकते हो, आपके हाथ में। आपके दादाजी, आपके पिताजी चाय की गुमटी पे कार्य करते थे, तो आप पटवारी बन गए, दिशा चेंज हो गई। आपके पिताजी किराना की छोटी सी दुकान से गुजारा चलाते थे और आप स्कूल लेक्चरर बन गए, तो वो दिशा चेंज हो गई। आपके पिताजी टेम्पो चलाते थे और आप वीडियो बन गए, दशा चेंज हो गई। आपके पिताजी मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन आप चतुर्श्रेणी रूप में राजकीय सेवा में आ गए, तो थोड़ी दिशा चेंज हो गई। तो आपके हाथ में कि आप की दिशा आप चेंज करना चाहते हैं, किस दिशा में आप कार्य करना चाहते हो। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके किरदार की बात करना चाहूंगा। किरदार आपको जीवन मिला है और उस जीवन में आप क्या किरदार निभाना चाहते हो, आपका रोल क्या होगा, आपका जीवन में आपकी क्या भूमिका होगी, वो आपके हाथ में। क्या आप एक अच्छा पॉलिटिशियन के रूप में जीवन गुजारना चाहोगे, अच्छी नॉलेज अर्जित करके एक राजनीतिक बन के आपका किरदार निभाना चाहोगे, आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में आप अपना किरदार निभाना चाहोगे, आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किरदार निभाना चाहोगे, आप एक चाय की गुमटी में चाय बेचने का किरदार निभाना चाहोगे, आप एक ट्रक ड्राइवर के रूप में ट्रक चलाने का किरदार निभाना चाहोगे, आप एक मजदूर के रूप में किरदार निभाना चाहोगे, या आप एक कंपनी के मालिक के रूप में किरदार निभाना चाहोगे, या आप एक कंपनी के एक कार्मिक के रूप में किरदार निभाना चाहोगे, आप एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में आप कार्य करना चाहोगे, वो आपके ऊपर है। आपने जितनी शिक्षा अर्जित की, आपने जितना सीखा, वो जो सीखा है उस अनुरूप आप किरदार निभाना चाहोगे। अब मैं उसमें दो तरह के अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी
एक विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती और दूसरे विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है, तो वह अपनी विरासत है, वो तो विरासत के अनुरूप उसको कार्य मिल जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी, उसकी कोई विरासत नहीं है, न तो उसकी अच्छी खेतीबाड़ी है, न उसके पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो उसको तो जूझना ही होगा, पढ़ना ही होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ये जीवन है, ये जीवन मिला आपको, भगवान ने 100 वर्ष का आपको जीवन दिया है, तो अगर आपने कठोर मेहनत की, 6 महीने से लगा के 12 महीने आपने कठोर मेहनत की, सब कुछ छोड़ दिया, जान झोंक दी और आप सफल हो गए, तो आप 25 साल की उम्र में सफल हो गए, तो आप जीवन के जितने समय जियोगे उतने समय आप सुकून से रहोगे, आप किसी विकट हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप सम्मान से रहोगे, आप सुकून से जीवन जियोगे। आपको एक किरदार मिलेगा, एक नौकरी में आप चले जाओगे, उस नौकरी में आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा सम्मान के साथ। लेकिन आपने कठोर मेहनत नहीं की, तो आपको जीवन में कितनी ही नौकरियां बदलनी पड़ेगी। कभी चाय की गुमटी में कार्य किया, कभी सैलून पे कार्य किया, तो कभी किसी कंपनी में काम किया, वो छोड़ा, किसी और कंपनी में काम किया, किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया, कभी ये काम किया, तो आपको तरह तरह के कार्य करने होंगे अगर आपने दिमाग लगाकर, अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो। अब आपके ऊपर है कि आप ताउम्र एक किरदार के रूप में आप सम्मानपूर्वक उसको निभाना चाहे, या आप पूरे जीवन अनेकों किरदार के रूप में निभाना चाहे, वो आपके ऊपर है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए 6 से 12 महीने की कठोर मेहनत आपको ताउम्र, 6 महीने मेहनत करो और 40 साल की आपकी नौकरी, आपको मान लो 20 साल की उम्र में लग गई, तो 40 साल आप सुकून में रहो, उसके बाद भी आपको फायदे मिलेंगे, सम्मान से रहोगे, तो आप क्यों मेहनत नहीं कर पाते, ये मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊं कि जिद, भूख और पागलपन, ये 3 चीजें, जिद, भूख और पागलपन, ये 3 चीजें किसी कॉलेज या किसी स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी में किसी के द्वारा नहीं बताई जाती। ये जिद अंदर से आती है, अंदर से पैदा होती है। ये भूख कोई और नहीं बता, ये भूख अंदर से पैदा होती है, और पागलपन कोई सिखाता नहीं, अंदर से पैदा होता है। ये कोई यूनिवर्सिटी में किसी कोई प्रोफेसर नहीं बताता आपको। तो आपको ये जिद, भूख और पागलपन को आपको पालना होगा। जिस दिन आपको जिद आ गई, जिद है तो जीत है। दशरथ माझी साहब थे, बिहार के दशरथ माझी, और एक पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का निधन हो गया था। जल्दी हॉस्पिटल उनकी पत्नी को नहीं पहुंचा पाए, तो उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो उनको गुस्सा आया, तो एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी ली और पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, क्योंकि उनको जिद आ गई थी। और किसी ने कहा, दशरथ तू तो पागल हो गया क्या? दशरथ माझी साहब को जिद थी, बिना किसी की बात सुने छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ते रहे और रास्ता बना दिया उन्होंने। तो जिस दिन आपको जिद आ गई, नहीं कि मैं जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक मेरा गांव नहीं जाऊंगा, भले 1 परीक्षा दूं, 2 परीक्षा दूं, 12 महीने बाहर रहना पड़े तो रहूंगा, लेकिन मैं सफल होगी, मेरे गांव जाऊंगा, वह जिद आ गई, आप सफल हो जाओगे। जब तक मैं सफल नहीं हुआ तब तक मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, आप सफल हो जाओगे। जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, मैं कोई त्योहार नहीं मनाऊंगा, आप जरूर सफल हो जाओगे। आप जिद को पालिए, आप भूख को पालिए, आप जरूर सफल हो जाओगे। ये मैंने बताई, जिद की बात बताई। वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे अड़ी हुई होती हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी हुई होती हैं। अब मैं पहले बात बताई, लेकिन अब फिर बताऊंगा। मैंने पहले बात बताई, मैं फिर बात बताऊंगा। मैं ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, दक्षिणी राजस्थान का रहने वाला हूं, और यहाँ एजुकेशन का स्तर पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन यह बढ़ अभी रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे होते हो, तो नहीं पढ़े लिखे हुए
है तो वो शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। तो और उसके अलावा उनके आर्थिक तंगी है, और आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मेरा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा बच्चा कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, मेरा बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है तो वहाँ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बाहर गया तो वो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, वो ध्यान नहीं रख पाते। मैं मेरे दक्षिणी राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, भले आपके पिताजी नहीं पढ़े, भले आपके दादाजी नहीं पढ़े, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा कि वो क्या संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए वो किन हालातों का सामना कर रहे हैं। वो अहमदाबाद मजदूरी का काम करने के लिए जा रहे हैं, वह दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, वह महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो मुंबई जा रहे हैं, तो किसके लिए? वो आपके लिए जा रहे हैं। वो इतनी कठिन परिस्थितियों में खेतीबाड़ी का कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि किन हालातों में मेरे माता पिता मुझे पढ़ा रहे हैं। ये एहसास आपको होना चाहिए। क्या मैं सोशल मीडिया चलाऊं? क्या मैं फालतू का समय जाया करूं? ये एहसास आपको होना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं वो तो ध्यान रख पाते हैं ना, वो ध्यान रख पाते हैं नहीं, लेकिन जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है वो ध्यान रख नहीं पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा का महत्व उनको पता नहीं, शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा का जो फायदा है वो उनको पता नहीं है, तो वह ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, भले आपके पिताजी नहीं पढ़े, भले आपके दादाजी नहीं पढ़े, आप तो पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपके उनके संघर्ष को आपको महसूस होना चाहिए कि नहीं, उसके संघर्षों का एहसास होना चाहिए कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं पढ़े, मेरे दादाजी नहीं पढ़े, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है ना, एक बार में सफलता नहीं मिलती, वो असफल भी हो जाते हैं ना। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी असफल भी हो जाते हैं, एक बार असफल हो, दूसरी बार भी असफल हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये पहले तो आंकड़ा कम था, लेकिन अब थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम अभ्यर्थी, अधिकतम अभ्यर्थी, बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं जो एक बार में ही किसी परीक्षा को क्रैक करते हैं, यानी एक बार में किसी परीक्षा में सफल होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं बताना चाहूँगा लगभग 90% के आसपास के अभ्यर्थी वह एक से अधिक परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। एक बार में तो मिल किसी को नहीं जाती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो असफल हो जाते हैं अभ्यर्थी, एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, तीसरी बार असफल हुआ, तो वह उन पर कमेंट करते हैं, उन पर टिप्पणियां करते हैं कि तू तो नहीं पढ़ता, क्या किया तूने, तो फिर परीक्षा दी, असफल हो गया। आप निराश मत होइए। आप पर जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनको प्रतियोगिता का प भी पता नहीं है। जो प्रतियोगिता होती है उन प्रतियोगिता का प भी पता नहीं होता, वही लोग आप पर कमेंट करते हैं। तो मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, आप निराश मत होइए, आप निराश मत होइए, आप पुनः तैयारी कीजिए, पुनः आप तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मुकम्मल होगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतियोगी जो वर्तमान दौर, वो दौर अलग था कि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली और आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आपने बीएड कर ली, आपने एसटीसी कर ली तो आप शिक्षक बन गए, आपने इंजीनियरिंग करनी तो आपने जेएन बन गए, आपने सिर्फ मेडिकल कोर्स कर लिया, आप डॉक्टर बन गए। अब वो दौर नहीं है। मैं प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, आज का अभ्यर्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा में कूदता है, वो इसमें शामिल होता है, उसको मैं बहादुर कहूंगा, उसको मैं महान बोलूंगा, क्योंकि वो हिम्मत कर रहा है। क्योंकि लाखों की तादाद में अभ्यर्थी बैठते हैं, है ना, लाखों, हर राजस्थान में हर प्रतियोगी परीक्षा उसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। उसमें जो हिम्मत करता है, उसमें जो कूदता है, कशमकश करता है, लड़ता है, जूझता है, संघर्ष करता है, उसको ही मैं महान बोलूंगा, बहादुर बोलूंगा, है ना। तो टिप्पणी करने वाले लोग को टिप्पणी करने दो, रिएक्ट मत करो, है ना। आप पे किसी ने टिप्पणी की, असफल हो, आप उसको जवाब मत दो,
आप उसको रिएक्ट मत करो, आप कार्य करते जाओ और आपका परिणाम ही वो जवाब रहेगा। जो आपने परिणाम प्राप्त किया वही आपका जवाब रहेगा। तो मैं प्रिय विद्यार्थी को कहूंगा कि आपका जो परिणाम है वही आपका जवाब रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, है ना, अब प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है ना, कठोर मेहनत करो तो कोई प्रतियोगी परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना पड़ेगा, उनके माता पिता को कहना पड़ता है पढ़ने बैठ जा, पढ़ ये कर। लेकिन आप उनके कहने से आप पढ़ने बैठोगे तो आप कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको स्वाध्याय, आपको स्वयं पढ़ना होगा, स्वयं बैठना होगा। पागल, एक 3 शब्द है, पागल, पागल। तो ल का मतलब लक्ष्य को, ग का मतलब गतिशील और प का मतलब पाने के लिए। जो लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील है उसको ही पागल बोलते। आपको लोग पागल कहने लग जाए, अब तो मत पढ़, बहुत हो गया, मत पढ़, यूं कहने लग जाए तो समझ लो कि आप पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं भगवान की भक्ति और पढ़ाई में समय नहीं देखा जाता, भगवान की भक्ति और पढ़ाई में समय नहीं देखा जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप ध्यान रखना। और मैं आगे बताना चाहूंगा कि आप पढ़ने के लिए, आप बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास विषय सामग्री उनका अभाव होता है न, वो दूसरों की विषय सामग्री या दूसरों की विषय सामग्री पर निर्भर होते हैं। आप अगर किसी सरकारी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे तो आपके 10 दिन का वेतन उस विषय सामग्री के बराबर होगा। 10 दिन में जो आप कार्य करोगे, 10 दिन का जो आपको पैसा मिलेगा, आपको जो रुपये मिलेंगे वह आपकी विषय सामग्री के बराबर होंगे। तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना तो खरीद लो, आप जो विषय सामग्री उपयुक्त है वो खरीदो। आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि मैं एक कोर्स ले लूँ, 2 जने देखेंगे। अरे आप युद्ध में कूद रहे हो, आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। अब जब आपको इच्छा लगे आपको कोर्स देखना पड़े, देखो अब एक दिन वो कोर्स में विषय पढ़ रहा है और टॉपिक देख रहा है, दूसरे दिन आपको उस दिन कोई टॉपिक देखना, आप कैसे देख पाओगे? तो आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। आप युद्ध में जा रहे हो और आपके पास हथियार ही नहीं है तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप युद्ध में जा रहे हो तो आपके हथियार आपके पास होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप पढ़ रहे हो तो अच्छी कुर्सी लाइए, आपके पास टेबल होना चाहिए, आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए। भले आपके पास कोर्स खरीद लो, आपके पास जिस समय जो संसाधन चाहिए वो चाहिए। अगर आप नहीं ले पाए तो आप सफल नहीं हो पाओगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उधार भी लेना पड़े तो लेकर आप पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। कर दीजिएगा छोटा मोटा आपको चाहिए। हालांकि इतनी विकट परिस्थिति आपके पास नहीं होगी, क्योंकि हर माता पिता सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों की इच्छाओं को पूरी करें, उनकी जो संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराएं। तो मैंने प्रबल प्यास, सफल होने के लिए मैं एक सूत्र बताऊंगा, प्रबल प्यास, इंप्रीमेंटल थ्रस्ट। सफल होने का मैं एक सूत्र बताऊंगा, प्रबल प्यास, कि आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए। मुझे टीचर बनना तो बनना है, मुझे डॉक्टर बनना तो बनना है, मुझे पटवारी बनना तो बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना तो बनना है, मुझे लेक्चरर बनना तो बनना है। बस प्रबल प्यास, आपको प्रबल प्यास होनी चाहिए, मुझे बनना तो बनना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे पूरे विश्वास के साथ, पूरा 100% विश्वास कि विश्वास के द्वारा उजड़ी हुई दुनिया को रोशन किया जा सकता है। विश्वास जो भरोसा है, बिलीव, उसके द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उजड़ी हुई दुनिया को रोशन किया जा सकता है। तो आप में प्रबल प्यास होना चाहिए, प्रबल प्यास। आपको सफलता के लिए पहली शर्त है प्रबल प्यास होनी चाहिए। दूसरी चीज अथक प्रयास, बिना थके प्रयास। दिन रात बैठे उठते चलते खाते पीते बस दिमाग में वही की वही चीज होनी चाहिए। जो आपका टॉपिक है वही की चीज वही घूमती होनी चाहिए, उसी को मनन चिंतन करना, दिन रात बैठे उठते खाते पीते वही। जब कोई अभ्यर्थी लगे 10 बजे देखो रात को पढ़ रहा है, सुबह 8 बजे देखो पढ़ रहा है, दोपहर को देखो पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ मिलता, बस उसके अलावा दिमाग में कोई चीज चलनी नहीं चाहिए। अथक प्रयास, बिना थके प्रयास। वो एक अभ्यर्थी 8 घंटे पढ़ रहा है, नहीं दूसरे अभ्यर्थी ने अपने पढ़ने का समय बढ़ा दे 12 घंटे पढ़ रहा है, वो सफल होगा।
8 घंटा वाला थोड़ी सफल होगा। अथक प्रयास, बिना थके प्रयास करना चाहिए। पहली प्रबल प्रयास, दूसरा अथक प्रयास, तीसरा ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। कभी कभी आपको हार का सामना करना पड़ेगा तो आपको निराश नहीं होना है, असीम धैर्य रखना, दोबारा फिर तैयारी करनी है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह मैंने बात बताई और फिर आगे बताना चाहूंगा कि जो मोस्ट बात है कि जो सुख दुख का क्रम है वो हर विद्यार्थी के, हर व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है ना। सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति इन सुख दुख के क्रम से अछूता नहीं है, वो चलता रहेगा, वो सभी के साथ चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको मोस्ट बात बताऊं, जो बात सच्ची बताऊं, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है और एक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। तो आपकी दो व्यक्तियों के जीवन में जो परेशानी आएगी वो मैं बताऊं। जो आर्थिक, जो कठोर, एक दोनों व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष में 3 कठोर संघर्ष आए तो एक व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के पास कठोर संघर्ष परेशानी आई और दूसरे व्यक्ति के साथ भी कठोर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो दोनों है, वो दोनों को लड़ना पड़ेगा, लड़े। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको पग पग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पग पग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको प्रिय विद्यार्थियों को कहूंगा कि आर्थिक हालातों से आपको उभरना है, आपको पढ़ना ही होगा, आपको जूझना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा, है ना। कुछ पंक्तियां बताऊंगा जो मोटिवेशनल रहेगी। अभी इतनी भर्तियां खुली है कि राजस्थान का हर विद्यार्थी अपना सपना पूरा कर सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं, जो व्यक्ति अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी देवता भी मदद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अवसर को नहीं पकड़ पाते, उनकी देवता भी मदद नहीं करते। पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। फिर सुनना, पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, अब आपके ऊपर है ना। पढ़ाई छोड़ दो, बाकी सब काम छोड़ दो, अब की बार आरपीएससी फोड़ दो। बाकी सब काम छोड़ दो, अब की बार आरपीएससी फोड़ दो। बाकी काम छोड़ दो, अब की बार आरएसएसबी बोर्ड फोड़ दो। बाकी सब काम छोड़ दो, अब की बार आरएसएसबी बोर्ड फोड़ दो। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये बहुत सी बातें बताई, मैं समय समय पर आपको प्रेरित करता रहूंगा। कहना चाहूंगा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, मैं उस घर में दिया जलाने, मैं उस अंत में प्रिय विद्यार्थियों को मैं कहूंगा, अंत में कहूंगा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। माना कि अंधेरा घना है, मगर चराग जलाना कहाँ मना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहूँगा, नया वर्ष 2025 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। मेरी ओर से प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2025 में 25 और 26 वर्ष 2025 में सैकड़ों, वर्ष 2025 में अनेक भर्ती परीक्षा हैं। वर्ष 2025 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी और नए वर्ष की दिल से आपको ढेरों शुभकामनाएं। मेरी आपको दिल से गुजारिश रहेगी, अपने इस वीडियो को शेयर करना तथा अपने साथी मित्रों को, आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। आप अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। दोस्तों, मेरी दिल से गुजारिश है अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना। शुक्रिया, धन्यवाद।